हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि मोदी जी ने एक वेबिनार लिया था कल डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, जिसमें कि उन्होंने कहा कि विरोधियों को हमें आश्चर्यचकित करना होगा। विरोधियों को आश्चर्यचकित करें तो किस मुद्दे पे करें, क्या ज़रूरत है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके आयाम है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये डिफेंस से रिलेटेड जो हमारे इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, प्लस साइंस एंड टेक के से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को आखिरी तक देखें, आखिरी तक बने रहें, इसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच दिया, एक वेबिनार ले रहे थे, और उसमें इन्होंने स्ट्रेस ये दिया, इस चीज़ पर इन्होंने तरजीह दी, इम्पोर्टेंस बताया इसका कि हमें कस्टमाइजेशन करना होगा और हमें एक अलग तरह का यूनिक तरह का अपना डिफेंस सिस्टम डेवलप करना होगा। डिफेंस सिस्टम्स में हम लोगों को बदलाव ऐसे कुछ करने होंगे, कस्टमाइजेशन करने होंगे, ताकि हमारा डिफेंस सिस्टम सबसे अलग रहे, जिसकी की जानकारी हमारे विरोधियों को ना पता हो। और विरोधियों को नहीं पता होने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इंडिया बहुत सारे अपने डिफेंस सिस्टम इक्विपमेंट्स, चाहे वो रफाइल जेट हो गया, S-400 हो गया, या हमारे और भी बहुत सारे हथियार है, वो बाहरी देशों से इम्पोर्ट करता है, जिसके कारण कि क्या है कि वो जो हथियार है और भी बहुत सारे देशों के पास है। अगर हम लोग रफाइल जेट की बात करें तो वो इंडिया के पास भी है, वो यूएई के पास भी है, वो टर्की के पास भी है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट में इंडिया इस्तेमाल करता है रफाइल जेट को, तो उस केस में क्या होगा कि पाकिस्तान के पास भी उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां तुर्की या यूए के थ्रू मिल सकती हैं, और इस केस में पाकिस्तान उसकी तोड़ निकाल सकता है। इसीलिए यूनिकनेस और कस्टमाइजेशन यहाँ पर ज़रूरी है, ताकि जो हमारे विरोधी हैं उसका तोड़ न निकाल सकें और इंडिया को एक एज मिले, ताकि वो अपने विरोधियों को आसानी से हरा सके, हैंडल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये चीज़ें तो हो गई, तो इसको अचीव कैसे हम लोग करेंगे? तो अचीव करने की सीधी सी बात क्या है कि हम लोग अपनी तकनीक खुद डेवलप करें, इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स बनाएं, यहीं पर सारा कुछ डेवलप करें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग खुद डेवलप करेंगे तो उसकी जानकारी तो किसी और को रहेगी नहीं, और इसी में क्या होगा कि फिर इंडिया को एज मिलेगा, इंडिया को एक बढ़त मिलेगी अपने विरोधियों के अगेंस्ट में। ठीक है, तो जो वेबिनार ले रहे थे उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम यही थी कि आत्मनिर्भर इन डिफेंस, कॉल टू एक्शन। एक्शन की ज़रूरत है यहाँ पर, और ये चीज़ बजट में भी मेंशन की गई थी। बजट में भी इसके बारे में बताया गया था कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं डिफेंस सेक्टर में और डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में। तो ये जो बजट में मेंशन थी उसमें सबसे पहली चीज़ ये बताई गई थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर हो, या कोई नई स्टार्टअप हो। तो इन सभी के लिए एक समान रूप के पैरामीटर्स बनाए जाएंगे, ताकि वो सारे लोग एक साथ compete कर सके किसी भी टेंडर के लिए। गवर्नमेंट के डिफेंस इक्विपमेंट के परचेज के जो भी टेंडर आएंगे, या फिर कोई भी चीज़ की नीड बताई जाती है, मान लीजिए कोई ड्रोन की नीड बताई जाती है, तो उसमें सारे जो रहेंगे प्राइवेट सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर के, या नए स्टार्टअप रहेंगे, सब के लिए एक ही पैरामीटर तय किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें तो कह दी गई। नेक्स्ट किया गया कि अगर ये पैरामीटर्स तय होंगे तो फिर भाई उसको देख रेख कौन करेगा, उसके ट्रायल चाहिए, उसके वहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए, पारदर्शिता मेंटेन करनी चाहिए, तभी तो यहाँ पर हो पाएगा कि हाँ सबके लिए बराबर है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी, और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो इक्विपमेंट्स है उसको पहले हमने टेस्ट कर दिया, ट्रायल कर दिया, सर्टिफिकेट दे दी, तो वो वहाँ पर आगे निकल गए। इसीलिए टाइम बाउंड मैनर में प्रैग्मेटिक तरीके से, यानी कि क्या है कि एक एक्टिव अप्रोच रखना पड़ेगा। ठीक है, सही सोच के साथ वहाँ पर उस काम को करने की सोच के साथ वहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर पारदर्शिता मेंटेन की जाएगी, यहाँ पर समय के हिसाब से एकदम टाइम बाउंड मैनर में ट्रायल लिया जाएगा, और ये फेयर ट्रायल सिस्टम यूज़ किया जाएगा, जिसमें कि सारे के लिए एक ही पैरामीटर रहेगा। टेस्टिंग की जाएगी, उसमें भी एक ही पैरामीटर रहेगा, और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कोई भी नई इक्विपमेंट डेवलप होती है और कोई भी वहाँ पर लाकर उसको गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करता है। तो अभी डीआरडीओ जो है मेनली सर्टिफिकेशन
देती है, उसके बाद DRDO जो इक्विपमेंट दे बनाती है उसकी सर्टिफिकेशन फिर से किसके थ्रू होती है? अगर एयरफोर्स के लिए इक्विपमेंट बना है तो एयरफोर्स के लोग उसको सर्टिफिकेशन देते हैं, उसकी ट्रायल लेते हैं, सब कुछ करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के लिए तो उसकी अलग विंग है, नेवल फोर्सेस के लिए है तो उसकी अलग विंग है। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि एक इंडिपेंडेंट सिंगल अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाएगी, नोडल एजेंसी बनाई जाएगी, जो कि किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी फोर्सेस के लिए, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, किसी के लिए भी इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग, ट्रायल और सर्टिफिकेशन सारा कुछ ये अम्ब्रेला नोडल एजेंसी करेगी, जो कि स्टैब्लिश की जाएगी, ताकि कोई ये ना कह सके कि वो गवर्नमेंट बॉडी सर्टिफिकेशन दे रही थी, आर्मी की बॉडी थी तो उनके साथ वहाँ पर पार्शियलिटी हो गई, प्राइवेट सेक्टर वालों को प्रॉपर ट्रायल नहीं दिया गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये किसी तरह के वहाँ पर ये इल्ज़ाम न लगाया जा सके, वहाँ पर कोई पेंच न फंसे। तो इस चीज़ के लिए भी वहाँ पर नई नोडल एजेंसी बनाई जाएगी इस काम के लिए, जो कि ट्रायल, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम देखेगी। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी तो इस इंडिया को फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि इंडिया अभी भी सेकेंड लार्जेस्ट हथियारों का आयात करता है दुनिया भर में, ठीक है। और इंडिया ने 33% तक अपना खर्च कम किया है हथियारों के आयात में लास्ट 5 सालों में, लेकिन फिर भी सेकंड बना हुआ है, तो समझ सकते हैं कि कितना इंपोर्ट होता होगा इंडिया में, ठीक है। तो ये फ़ायदा क्या होगा कि ये इंपोर्ट का अपना एक्सपेंडिचर कम होगा, और इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम होगा तो क्या होगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचेगा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे जो खर्च होता है वो कम हो जाएगा हथियारों के आयात में। और नेक्स्ट क्या हमें मिलेगा, हमें एक एज मिलेगा अपने दुश्मनों के खिलाफ, अपने विरोधियों के खिलाफ, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप होगी, इंडिजीनियस रहेगी, तो उसकी जानकारी किसी और कंट्री को नहीं रहेगी, और किसी और कंट्री को नहीं रहेगी तो पाकिस्तान या चाइना या जो भी हमारे दुश्मन देश हैं उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन पहुंचने की बात ही नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा इंडिया। वॉर के सिचुएशन में जब भी युद्ध होता है तो क्या होगा, देखिए पहले जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय पाकिस्तान से अमेरिका की ज़्यादा नज़दीकियाँ थी, लेकिन इंडिया क्या था कि कुछ टैंक वगैरह ऐसे थे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का इस्तेमाल कर रहा था। और जब कारगिल वार हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स के इंडिया को कुछ इक्विपमेंट्स मंगाने थे टैंक्स के, और बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी इक्विपमेंट्स की, ताकि रिपेयर किया जा सके और वार में इस्तेमाल किया जा सके। उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ने कर दिया डिनाई कि नहीं, हम नहीं देंगे। अब इंडिया तो गया फंस। लेकिन उसी समय यहाँ पर क्या हुआ कि इजराइल और साउथ अफ्रीका ने, वो लोग भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही इक्विपमेंट इस्तेमाल करते थे, उन्होंने इंडिया की मदद की, उन्होंने अपने स्टॉक से वो चीज़ें निकाल कर दे दी, इंडिया तो बच गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इंडिया तो फंस जाता। तो ऐसी सिचुएशन न उत्पन्न हो, इसके लिए भी इंडियनाइजेशन जरूरी है। इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स अगर डेवलप करते हैं, खुद के ही हथियार बनाते हैं, तो उसके लिए हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि वहाँ से आएगा तो हम चला पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि साइकिल का टायर पंचर हो गया, साइकिल टायर दुकान वाला अगर टायर नहीं दे रहा है तो आप साइकिल नहीं चला पाओगे, वही हालत हो जाती है। लेकिन अगर कोई खुद से साइकिल मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको टायर के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो खुद से ही इस्तेमाल कर लेगा। और लास्ट क्या है कि रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सकता है हथियारों को बेचकर, एक्सपोर्ट करके। फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं जिनसे कि हमें अच्छे दोस्ती है, पता है कि ये लोग जाकर किसी को इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे, हमारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तो ऐसे केस में इन लोगों को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, दिया भी जा सकता है। और ये एक अलग फ़ायदा है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगी। फॉरेक्स रिज़र्व ख़त्म होने की बात तो छोड़िए, वो जनरेट करने लगेगा। रसिया देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स को देखिए, ये लोग हथियार बेचकर बहुत पैसे कमाते हैं। अभी फ्रांस की बात कर लीजिए तो राफेल बेच के कितना पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इंडिया को ही फायदा होगा। इंडिया की ही अगर एग्जांपल ले लें तो ब्रह्मोस मिसाइल को बेचकर इंडिया पैसे कमा रहा है, वियतनाम को दे रहा है, और भी कंट्रीज इंटरेस्ट तो कर रहे हैं कि हमें भी चाहिए। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो LCA, उसके लिए भी बहुत सारे कंट्रीज इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो अच्छे इक्विपमेंट अगर डेवलप होते हैं तो उसके एक्सपोर्ट से भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन बातें करना और उसे
धरातल पे उतारने में बहुत फ़र्क होता है। तो धरातल पर उतारने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। बिना रिसर्च किए कोई हाई टेक टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स नहीं डेवलप कर सकता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा खासा खर्च होता है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि पैसे तब तक कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं लगाएगी जब तक उनको ये ना नज़र आए कि हाँ हमें इसमें फ़ायदा हो सकता है, ये इकोनॉमिकली वायबल है। तो इसके लिए क्या होगा कि उनको सही अमाउंट में टेंडर मिले, गवर्नमेंट उनसे इक्विपमेंट्स खरीदे इतने अमाउंट में कि वो जो पैसा लगा रहे हैं उस पर वो प्रॉफिट बना सकें। प्लस क्या है कि उनको ये भी अलाउ किया जाए कि वो उसे एक्सपोर्ट कर सकें। अगर वो इक्विपमेंट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो भी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी नहीं होगी कि वो प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना भी यहाँ पर ज़रूरत है कि प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर इकोनॉमिकली वायबल मोड में अपना काम कर सके। नेक्स्ट क्या है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो चाइना का J-17 टाइप बन जाएगा। F-16 और J-17 ये सब जो है ना, उसको कॉपी करके इन्होंने J-17 बनाया था फाइटर जेट। अमेरिका ने के फाइटर जेट्स को कॉपी करके उन्होंने पाकिस्तान को बेचा और इसको उसको बेचा, और सब अभी परेशान है कि क्या कबाड़ी दे के चला गया। तो ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि ये जो भी बातें हो रही हैं कि ट्रांसपेरेंट वे में हम लोग ट्रायल लेंगे, फेयर ट्रायल होगा, सर्टिफिकेशन होगा, टेस्टिंग होगी, ये जिस हिसाब से कहा जा रहा है लेटर एंड स्पिरिट में, उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट होना भी ज़रूरी है। क्योंकि कहनी और कथनी और करनी में जो है सो बहुत डिफरेंस होता है। कहना तो कहने को कोई भी कह देगा, लेकिन वो सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। प्लस यहाँ पर प्रॉपर सर्विलांस की भी ज़रूरत है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया में डेवलप होते हैं, बनाए जाते हैं, वो कोई दूसरे कंट्री को उसका डेटा न लीक हो जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्च होता है, अगर डेटा लीक हो गया तो उनको आसानी से मिल जाएगा, प्लस इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो हमारा जो एक एज है उनके विरोधियों के अगेंस्ट में वो ख़त्म हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हमने पहले भी देखा है कि DRDO के कुछ इंजीनियर्स ने डेटा लीक किया है, वो पकड़े भी गए हैं। तो इन सब चीज़ों पर सर्विलांस रखना भी बहुत ज़रूरी होगा, और प्राइवेट सेक्टर से ये होने के चांसेस बढ़ भी सकते हैं। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि जनरल स्टडीज़ की फाउंडेशन कोर्स 2023 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की अनाउंस कर दी गई है कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी के तरफ से। ये बैच चालू हो रही है 28 मार्च 2022 से, जिसमें कि प्री कम्स मेंस का पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ऑफलाइन बैच है ये, और यहाँ पर आप लोगों को हैंड होल्डिंग मिलेगी फाइनल सिलेक्शन तक, लास्ट तक। तो उसके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। और बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हैं हमारे लैंडलाइन और मोबाइल नंबर पे। और बाकी की सिलेबस की जानकारी और बाकी चीज़ों के लिए आप वेबसाइट से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया चैनल पर भी हमें फॉलो करें। ये हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोज़ डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।